विशाल माइक ऑफ कर लेना भाई, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा सर का आवाज। ये जो फिगर दिखाई पड़ रही है, ये पूरी फिगर क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का फिगर है और इसमें सेंट्रल ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इस सर्कुलेटरी से अब इस फिगर में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। वो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कीपिंग एन एनिमल एलाइव। कोई भी एनिमल एलाइव कब रह सकता है? तो दो बात है, हैड टू इवॉल्व ऑर्गन सिस्टम फॉर, अगर उसमें इतने ऑर्गन सिस्टम हो, कह लिए पहला गेटिंग मटेरियल इन एंड अराउंड, कि उनके अंदर बाहर से मटेरियल लाने के लिए। तो बाहर से मटेरियल लाने के लिए कौन है? देखिए, बाहर से फूड आ रहा है, माउथ है ये, तो फूड इसमें आएगा। तो ये कौन सा हुआ सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान देंगे। और ये एनएस के द्वारा मटेरियल निकल जाएगा। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप देख रहे हैं, वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जब डाइजेशन यहाँ होता है तो न्यूट्रिएंट देखिए किस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। पहला बात यहाँ फोकस होता है। दूसरा, जब न्यूट्रिएंट चला जाता है तो बाहर से किस प्रकार ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम पर लोड हो रहा है। इसे हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बाहर से मटेरियल लाने के लिए है रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस दोनों को सर्कुलेट करने के लिए है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों कहाँ आ जाता है? टिश्यू में। ये टिश्यू दिखाई पड़ रहा है सेल में। यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में बदलकर ये कहाँ चला जाता है? अब यह देखिए, तो ये यहां से आ जा रहा है कहाँ? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा शरीर से बाहर नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा वेस्ट बाहर निकलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा मटेरियल अंदर आता है और वेस्ट भी कुछ बाहर निकलता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। मटेरियल लाने के लिए, शरीर में ले जाने के लिए ये तीन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम और तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तीनों के द्वारा मटेरियल शरीर में आते हैं और सर्कुलेट होते हैं। रिमूविंग द वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने के लिए ये दो सिस्टम बने हुए हैं। एक है क्या? रिस्पायरेटरी, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन लाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। और लास्ट रिमूवल के लिए कौन है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा कैसे मटेरियल रिमूव होता है। अब आए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह बात देखेंगे कि रिस्पायरेशन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे शुरू हुआ, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है और सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है। ऑर्गेनिज्म तीन तरह से नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ
यूरिक एसिड। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पहले इन बातों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक्सक्रीशन, क्या डिफिनीशन है? एक्सक्रीशन इज द elimination of the waste product of metabolism. Takes place in all organisms. Some waste products are poisonous, like urea and carbon dioxide. ये पॉइजनस है, इसलिए बॉडी से इन्हें बार बार बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। Other water, if allowed to accumulate, will have damage effect on the cell. वाटर को भी सेल पर एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डैमेज इफेक्ट देगा। इसलिए समय समय से वाटर को भी क्या होना चाहिए? बॉडी से बाहर जाना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड वाटर। देखिए कि किस ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्रोटोजोआ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया। इसलिए कैसा होगा ये? अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल पारामीशियम और अमीबा। पॉरीफेरा में देखिए तो कैसे होगा? जनरल बॉडी सरफेस, और क्या एक्सक्रीट करेगा? अमोनिया। ये भी क्या है? अमोनोटेलिक। साइकन और ल्यूकोसोलानियम। सिलेंट्रेटा में जनरल बॉडी सरफेस, यहां भी अमोनिया। लेकिन प्लेटिहेल्मिन्थेस में पहली बार आपने फ्लेम सेल देखा कि फ्लेम सेल के द्वारा एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया हुई। इसका दूसरा नाम सोलोनोसाइट भी, जो किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम, यानी फ्लेम सेल से आगे प्रोटोनेफ्रिडिया का निर्माण होता है। ये भी कैसा है? अमोनोटेलिक। क्या क्या एग्जाम्पल है? टीनिया, फेशियोला हिपेटिका, प्लानेरिया, इटीसी। प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद हम निमेटोडा में आते हैं, तो यहाँ एच सेपेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रेटिनी सेल, यह भी है अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल है स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। एनिलिडा में नेफ्रीडिया का निर्माण हो गया, नेफ्रीडियल सिस्टम, या वेरियस टाइप प्रोटोनेफ्रीडिया, इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया, सेगमेंटल नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया का काम क्या है? एमेनोटेलिक। अमोनिया देता है किसमें? फेरेटिमा पोस्थुमा, अर्थवार्म में। अर्थोपोडा में आइए। अर्थोपोडा के क्लास इंसेक्टा में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड, सब ये यूरिक एसिड देता है, इसलिए ये यूरिकोटेलिक है। कैसा है? यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल पेरीप्लानेटा, अर्थ कॉकरोच, हाउस फ्लाई और मस्किटो। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। क्लास क्रस्टेसिया, एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, या हिपेटोपैंक्रियाज, यह भी यूरिक एसिड देता है, इसलिए यूरिकोटेलिक। क्लास आर्केनिडा, कॉक्सल ग्लैंड, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, हिपेटोपैंक्रियाज, नेफ्रोसाइट। हिपेटोपैंक्रियाज मतलब लीवर और पैंक्रियाज दोनों एक साथ। यूरिकोटेलिक क्या है? यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, इसलिए यूरिकोटेलिक। इसके अलावा ये नाइट्रोजनस वेस्ट, गुआनिन, जेंथीन भी स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करता है। इसमें एस्पाइडर और एस्कॉर्पियो। इस प्रकार आपने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार से सामने आया,
और कैसे लोअर ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से किस ऑर्गन के द्वारा एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो आपने ये जाना कि मुख्य 3 प्रकार के प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट है। तीन तरह के कैटेगरी हुआ। पहला हुआ एमेनोटेलिक, जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है। यूरियोटॉलिक, जिसमें यूरिया, आप जानते हैं अमोनिया से यूरिया बनता है यूरिया साइकिल के द्वारा, और यूरिया साइकिल लीवर में चलता है। तो अमेनोटेलिक अमोनिया हाईली टॉक्सिक, हाईली सॉल्युबल, देयरफॉर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इट एक्सक्रीशन। इसलिए अमोनिया जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करेंगे मोस्टली वो एक्वेटिक हैबिटाट में होंगे। एग्जाम्पल क्या है? फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल, बोनीफिश, अमीबा। यूरियोटेलिक जो यूरिया देंगे, लेस सोलेबल, thus need less water for excretion। ये किसमें? मैमल एंड मैमल लाइक, ह्यूमन, डॉग एक्सेट्रा, मैराइन फिश, amphibian like frog and toad। The third one is a यूरिकोटेलिक। इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ये लेस टॉक्सिक होता है। इनसॉल्युबल इन सॉलिड और सेमी सॉलिड, नीड वेरी लिटिल वाटर, जस्ट फ्लश आउट द यूरिक एसिड। ये काम कहाँ होता है? बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स और सम इंसेक्ट। तो ये प्रिंसिपल 3 तरह के वेस्ट होते हैं, और ऑर्गेनिज्म भी 3 तरह के होते हैं, अमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। यह बातें आप लोगों को आसानी से समझ में आई होंगी। एनसीईआरटी आपने देखा होगा, वहां भी डिस्कशन है इसके। ये रहा अमोनिया। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग बोनीफिश। और ये रहा यूरिया, मैमल, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क एंड सम बोनीफिश। और ये रहा यूरिक एसिड, मैनी रिप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल। स्नेल में भी यूरिक एसिड। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि मैमल में कितने तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। एक्सक्रीशन इन मैमल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा निकल रहा है? लंग्स के द्वारा। मिनरल साल्ट बाय किडनी, और भी यूरिया भी वगैरह इससे निकलता है, जो यूरिन को कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन इसके अलावा यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड इत्यादि स्किन से भी निकलते हैं। तो स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन के द्वारा कैसे निकलता है? एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्वेट, पसीना के माध्यम से। एक्सेस वाटर किडनी से भी निकलता है, स्किन से भी निकलता है, लंग्स से भी निकलता है। और ये क्या है? मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्वेट and water vapor in expired air। bile pigments important है। through hemoglobin breakdown via intestine। ये याद रखेंगे, बाइल पिगमेंट्स का एक्सक्रीशन किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। तो लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लंग्स भी है,
स्किन भी है, किडनी भी है। अब आते हैं, देखते हैं, ये तो सारी बातें हुई थी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने तरह के हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन लोअर एनिमल में कैसे हैं, मैमल में एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट कितने हैं और वो कहां से निकलते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। आइए देखिए इस जीआईएफ को, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड किडनी से लंग्स में जा रहा है और फिर लंग्स से, सॉरी, हार्ट से ये लंग्स की ओर जा रहा है और ये लंग्स से बाहर निकल जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है और ये लंग्स से कहां आ रहा है, तो हार्ट में आ रहा है। हार्ट से फिर कहां जा रहा है, तो किडनी में आ रहा है। तो यहां से भी ये फिल्टर होकर के बाहर निकल रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट, और ब्लड जो है सो फिर यहां से आगे की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लंग्स क्या कर रहा है और यहाँ किडनी क्या कर रही है। तो लंग्स वाली बात आप पहले भी समझ चुके हैं हमसे। आज आपको किडनी वाली बात समझना है। इस बात को समझना है। आइए किडनी के बारे में डिटेल जाने हम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, एक पेयर किडनी है और किडनी से निकलने वाला ये पाइप क्या है, यूरेटर। दोनों तरफ से यूरेटर निकल रहा है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और इससे निकलने वाला ये क्या है, ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रा। अब ये देखिए ये क्या है, वेन कावा है और ये क्या है, डॉर्सल अयोटा है। तो ये डॉर्सल अयोटा ब्लड को लाएगा किडनी में और वेन कावा ब्लड को किडनी से ले जाएगा और यूरिन जो है फिल्टर होके यूरेटर के द्वारा कहां आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ये बात आराम से आप जानते हैं। अब किडनी में क्या है, तो दो पोर्शन है। आप देखें, बाहरी ये पोर्शन का नाम है मेडुला और इस बाहरी पोर्शन का नाम है कॉर्टेक्स और इस खाली स्थान का नाम है पेल्विस। अब देखते हैं हम लोग हाउ द किडनी वर्क, कि किडनी किस प्रकार काम करती है। तो ब्लड, यहां ध्यान देने की बात है, ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट जब रहेगा तो वो कहां आएगा, रीनल आर्टरी में। तो इम्प्योर ब्लड या वेस्ट लोडिंग ब्लड कहां आता है, रीनल आर्टरी में। और रीनल आर्टरी से जाकर के ब्लड फिल्टर होके फिर निकल जाता है किसके द्वारा, रीनल वेन के द्वारा। क्लीन ब्लड किसके द्वारा निकलता है, रीनल वेन के द्वारा। हमेशा ये बात आप याद रखेंगे कि ब्लड किडनी में जाता है किसके द्वारा, तो रीनल आर्टरी के द्वारा। किडनी से बाहर आता है किसके द्वारा, रीनल वेन के द्वारा। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किसके द्वारा पास करता है, यूरेटर के द्वारा। ये क्या है,
यूरेटर है। यूरेटर के द्वारा ये कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पर पेल्विस और ये जो मेडुलरी पिरामिड है, यहाँ के क्रॉस सेक्शन काट के हम देखते हैं तो यहाँ क्या दिखता है, सो देखिए। देखते हैं ये रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ब्लड आ गया और ये है ग्लोमेरुलस, और ये नीचे है बोमेन कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस से क्या है, ब्लड फिर निकल गया, और ये जो आर्टरी है अब नेफ्रॉन के चारों तरफ ये जो मूव कर रही है, इसे पेरीट्यूबुलर आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल। तो याद रखना है कि पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल क्या है। तो यहां से जो ब्लड इसमें आया, फिल्टर होके यूरिन यहां से निकल गया, रिमेनिंग ब्लड यहां आकर ब्लड कैपिलरी का निर्माण करके देखिए वेन में रिटर्न हो जाता है। और यह जो ट्यूब निकलता है यहां से, बोमेन कैप्सूल से जो ट्यूब निकलता है, ये यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल है। यह ट्यूब्यूल धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। स्क्रीन पर कलम कम घुमाइए। उससे बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। तो आपने इस तरह से यह बात देखा कि किस प्रकार रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है और फिल्टर होकर के पुनः रीनल वेन में चला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बातों को डिटेल समझें। ये क्या है? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में पहला चीज क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्टर ए स्मॉल सॉल्यूट फ्रॉम ब्लड। ये ग्लोमेरुलस से आगे निकलता हुआ ये पोर्शन क्या है? पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसका काम क्या है? रीएब्जॉर्ब आयन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, रिमूव टॉक्सिक एंड एडजेसेंट फिल्ट्रेट पीएच, एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच। इसका काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद से यहां से जब आगे आप बढ़ते हैं तो ये ट्यूब आता है, इसका नाम है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ एक्वापोरिन है जो वाटर को अलाउ करता है पास करने के लिए फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसके बाद ये क्या है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले reabsorb sodium and chlorine from the filtrate into interstitial fluid। ascending loop of हेनले के बाद फिर ये कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसका नाम है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पहला हो गया ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया पीसीटी, तीसरा हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, चौथा हो गया एसेंडिंग लिम्ब, और पांचवा हो गया डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेलेक्टिवली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ये भाग लेता है।
different ion to maintain blood pH in electrolyte balance। और इसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट, यहां से एक नेफ्रॉन लगा है, यहां से इस कलेक्टिंग डक्ट में दूसरा नेफ्रॉन, यहां से तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन। तो बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में। इस प्रकार आपने नेफ्रॉन की संरचना समझी, किडनी की संरचना समझी। अब देखिए किडनी में क्या है? बाहरी पोर्शन कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ये रीजन क्या है? पेल्विस। पेल्विस से क्या निकल रहा है? यूरेटर। क्लियर हुआ? अब ये क्या है? बोमेन कैप्सूल, जो अभी आपने देखा था। बोमेन कैप्सूल से ऊपर में क्या? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उससे नीचे क्या है? ये डिसेंडिंग लूम। ये क्या है? सेंडिंग लिम। और इसके बीच की ये पोर्शन क्या है? लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग डक्ट में आके गिर गया। सामान्य सी चीज है। अब ये देख रहे हैं आप, दो तरह के नेफ्रॉन यहां लगे हुए हैं। अब ये पोर्शन ये देखिए बीच में बांटा हुआ है। इसके ऊपर का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है? कॉर्टिकल पोर्शन है। और नीचे वाला ये मेडुलरी पोर्शन है। तो कॉर्टेक्स में ये नेफ्रॉन देखिए थोड़ा सा मेडुला में आया है, इसलिए इस नेफ्रॉन का नाम होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये देखिए पूरा मेडुला के अंदर घुसा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन। इस तरह से दो तरह के नेफ्रॉन आपने देखा, एक का नाम कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे का नाम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर पोजीशन। संरचना में कोई अंतर नहीं है। और क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन वो है जिसका ज्यादा पार्ट मेडुला रीजन में पाया जाता है। आगे विशेष बातें इसकी कुछ होगी तो मैं फिर बोलूंगा। देखिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन, ये देखिए ये क्या? ये सब मेडुलरी रीजन में है। बोमेन कैप्सूल नहीं है मेडुलरी रीजन में। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टी। ये वासा रेक्टी क्या? इस कैपिलरी का नाम है वासा रेक्टी। तो यहाँ एक ये भी अंतर आ गया कि वासा रेक्टी जब भी पाया जाएगा तो जस्टा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन में पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ वासा रेक्टी नहीं है। और ये क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। क्लियर? तो आपने दोनों नेफ्रॉन को देखा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन में क्या अंतर है। तो यह सारी थी संरचनाएं कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी है, ग्लोमेरुलस क्या है, पीसीटी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, एसेंडिंग लिम्ब क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है। आखिर इन सारी संरचनाओं को पढ़ने से हमको क्या लेना है? तो हमें लेना है क्या? यूरिन फॉर्मेशन। कि इसका प्रिंसिपल काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन में अब यह देख रहे हैं आप, ये कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज है, रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ब्लड आकर के क्या है? बाहर निकल रहा है इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा। तो यह है एफरेंट आर्टरियोल। कितना है बेटा? और यहां से ये चला जाता है। तो यहाँ पहला काम यहाँ देखिए हो रहा है, आप ध्यान से, ये एरो मारा गया है। तो यहां से क्या है? फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल होते हुए उसके ल्यूमेन में ट्यूब में आता है फिल्ट्रेट। तो ए यानी पहला काम क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
पहला काम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जब ये फिल्ट्रेट यहां आ रहा है तो फिल्ट्रेट से देखिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पहले बता चुके हैं, उसमें क्या हो रहा है, इधर से मटेरियल इधर जा रहा है, तो इसे हम बी को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सॉरी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन नहीं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो यहां हुआ क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और यहां हुआ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। फिर इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से कुछ मटेरियल कहां जा रहा है, तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनने के 3 मैकेनिज्म हैं। एक मैकेनिज्म को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे को कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरे को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहले को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे को कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरे को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। Glomerular filtration, water and solute smaller than protein are forced through the capillary wall and pores of the glomerular capsule into the renal tubules. Tubular reabsorption, water, glucose, amino acid, and need ion are transported out of the filtrate into the tube cell and then enter the capillary blood. Tubular secretion, proton, potassium, creatinine, and drug are removed from the peritubular blood and secreted by tubule cell into the filtrate. तो साहब ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों बातों को हम लोग पुनः डिटेल में यूरिन फॉर्मेशन पर काम करेंगे। इतनी बातें आप पहले एनसीईआरटी से देख लें और मैं पुनः